टेंथ क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन राजस्थान के जो भी प्रमुख जनपद थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत 4 प्रमुख जनपद थे जिनके नाम हैं जांगल प्रदेश, दूसरे का नाम है मत्स्य प्रदेश, तीसरे का नाम है सुरसैन और चौथे जनपद का नाम है सीवी। राजस्थान के अंतर्गत ये 4 प्रमुख जनपद थे। अर्थात भारत में यदि इसकी पोजीशन देखी जाए तो जांगल प्रदेश या बीकानेर के आसपास स्थित था, अर्थात यहाँ पर जांगल प्रदेश स्थित था। इसके बाद में मत्स्य प्रदेश की पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पर अर्थात जयपुर के अंतर्गत ये प्रदेश स्थित था, मत्स्य। इसी तरफ सुरसैन को देखा जाए तो इससे ये थोड़ा सा आगे है, कहने मतलब ये धौलपुर के आसपास स्थित था, सुरसैन जनपद। और चौथा जो सीधी है ये राजस्थान के दक्षिण भाग में अर्थात मेवाड़ के अंतर्गत स्थित था। इस तरीके से 16 जनपदों में से राजस्थान में भी 4 जनपद यहाँ पर मौजूद थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस जांगल प्रदेश के बारे में, ये कहां पर था, इसकी पोजीशन क्या क्या थी। जांगल प्रदेश है ये राजस्थान के 4 जिलों के अंदर स्थित था, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो इसके अंतर्गत बीकानेर का भाग, बीकानेर के अलावा नागौर, इन 2 जिलों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा जोधपुर का उत्तरी भाग भी इसके अंतर्गत शामिल था। दूसरी तरफ हम देखें तो मत्स्य जनपद, इसके अंतर्गत 4 जिले स्थित थे, जिसके नाम है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, ये 4 जिलों में स्थित था। और तीसरा जनपद सुरसैन है। सुरसैन जनपद के अंतर्गत अलवर, इसके अंतर्गत है करौली, धौलपुर, भरतपुर और मथुरा, ये 4 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ था। इसी प्रकार सीधी जनपद देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत इसका प्रमुख गढ़ रहा है चित्तौड़गढ़, और दूसरी तरफ उदयपुर, अर्थात मेवाड़ के आसपास वाला क्षेत्र सीवी कहलाता था। तो अपन इसको विस्तार से जानते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत 4 प्रमुख जनपद प्राचीन काल के अंतर्गत हुए थे, जिसमें जांगल प्रदेश की भूमिका के रूप में देखा जाए तो ये बीकानेर और नागौर वो जोधपुर का उत्तरी भाग है, यहाँ पर स्थित था। इस जनपद की राजधानी है वो अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर, जिसे नागौर के नाम से जाना जाता है। अर्थात सरस्वती नदी की पूरी भाग का जो इलाका दिखाई दे रहा है वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत शामिल था। कहा जाता है कि बीकानेर के अंतर्गत जो भी शासक हुए थे वे जय जांगल धर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा यहाँ पर महाभारत काल के अंतर्गत कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत भी ये कहा गया कि सिक्कों पर जय जांगल धर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। दूसरा है मत्स्य जनपद, ये राजस्थान के अंतर्गत ये भी स्थित था, अर्थात जयपुर जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से। और इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर थी। अर्थात इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर ये इन 4 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ था। मत्स्य जनपद के अंतर्गत पूर्व में देखा जाए तो चंबल नदी की पहाड़ियों से लेकर के इधर पश्चिम में सरस्वती नदी का भूभाग है, वहां तक इसकी सीमाएं मिल रही थी।
तो कहने का मतलब ये कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर या बैराट प्राचीन काल के अंतर्गत बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर एक सहज नामक राजा हुआ था। महाभारत काल के अंतर्गत बताया गया है कि सहज नामक राजा हुआ था जिसने चेदी जनपद पर भी अधिकार किया था। अर्थात चेदी और मत्स्य इन दोनों जनपदों के अंतर्गत अधिकार करने का जो काम है वो सहज नामक राजा ने या शासक ने किया था। इसी प्रकार तीसरा महाजनपद है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद धौलपुर, भरतपुर, करौली और मथुरा के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी का नाम मथुरा था। मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी था। अर्थात ब्रज प्रदेश का जो भूभाग है वो किसके अंदर शामिल था? सुरसेन जनपद के अंतर्गत शामिल था। इस तरीके से यदि देखा जाए तो सुरसेन जनपद के अंतर्गत जहाँ इसके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत है वो काफी शांति थी और कृषि पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जाता था। इसी तरीके से चौथा जनपद राजस्थान के अंतर्गत सीरी हुआ। हालांकि ये सीरी जाति राजस्थान की नहीं थी, ये विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो पाकिस्तान के अंतर्गत शिवपुर नामक स्थान था, वहां पर अर्थात यहाँ पर पाकिस्तान के अंतर्गत शिवपुर था, यहाँ पर ये जाति रहती थी। उसके बाद में ये पंजाब के अंतर्गत आ गई और फिर पंजाब से होती हुई ये मेवाड़ तक पहुंची थी। अर्थात राजस्थान या भारत के अंतर्गत देखा जाए तो ये मेवाड़ के अंतर्गत निवास कर रही थी। अर्थात चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र है वो सीरी जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी का नाम नगरी था। अर्थात सीरी जनपद की राजधानी का नाम नगरी था। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मंदसौर शिलालेख मिला है, उससे ये पता चलता है कि सीरियों के कुछ सिक्के मिले हैं जिसके अंदर कहा गया है कि उन सीरियों का प्रचार पूर्व में मध्य प्रदेश से मालवा के पठार से लेकर के पश्चिम में मेवाड़ तक था। ये जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जांगला प्रदेश, मत्स्य, सुरसेन, सीरी ये चारों जनपद राजस्थान के अंतर्गत मौजूद थे। इसके अलावा इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जितने भी जनपद थे इन जनपदों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कहा जाता कि एक संस्था भी थी और उस संस्था का नाम था संथागार। संथागार ये एक संस्था थी। इसका मुख्य कार्य राज्य के अंतर्गत निर्धारित नियमों का निर्धारण करना मुख्य कार्य था। इसके अलावा कहा जाता कि महाजनपदों के अंतर्गत किसी भी तरीके से विवाद उत्पन्न हो जाता था तो उसके लिए मतदान भी करवाया जाता था। मतदान के लिए सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था जो अलग अलग रंगों की होती थी। लेकिन समय के साथ साथ यह महाजनपद या छोटे जो भी जनपद थे इनका बाद में विनाश हो गया। उस विनाश का मुख्य कारण आपसी मतभेद और गुटबाजी माना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक इन सभी 16 महाजनपद जो अपने कल पढ़े थे इनका शासनराज था और उसके बाद में इनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर नए वंशों का उदय हुआ। इसके अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से मौर्य वंश की सत्ता स्थापित होती है। तो आप देखिए 16 महाजनपदों के बाद में हालांकि यूं तो देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हरेक वंश के राजाओं ने शासन किया था, जिसमें अपनी किताब के अंदर 10th क्लास की जो किताब है सामाजिक की उसके अंदर केवल 2 शासकों के नाम बताए गए हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। इन्होंने केवल शासन किया था। इसके बाद में देखा लेकिन वो महाजनपद काल के अंतर्गत ही थे। इसके बाद में यहाँ पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ था और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद। लेकिन इसके बाद में जो इस वंश का जो अंतिम राजा हुआ था वो नंद वंश का, उसको हम धनानंद के नाम से जानते हैं। अर्थात धनानंद जो शासक था उसने इस पाटलिपुत्र पर शासन किया था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हरेक वंश और उसके बाद में नंद वंश, मौर्य वंश, इन सब की राजधानी है पाटलिपुत्र रही थी। पाटलिपुत्र राजधानी रही थी।
अर्थात यही पाटलिपुत्र पहले राजगृह थी, फिर गिरिवंश बनी, जो कि हरेक वंश के काल में थी, और पाटलिपुत्र उसके बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है। तो कहने मतलब यहां पर नंद वंश की सत्ता को किस तरीके से मौर्य वंश ने हटाया था, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर एक बात यह कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम है धनानंद। धनानंद ये शासक हुआ था, और धनानंद बड़ा विलासी था, इसके अलावा अत्याचारी था, जनता के ऊपर अनेक प्रकार के उसने कर बढ़ा दिए थे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए धनानंद एक अच्छा राजा नहीं था, बल्कि क्रूर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इसलिए यहाँ की जनता बड़ी दुखी थी। कहा जाता है कि एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य कौटिल्य यहाँ पर पाटलिपुत्र के अंतर्गत धनानंद की राजसभा के अंतर्गत गया और उसका अपमान कर दिया गया। जब अपमान कर दिया गया तो वापस अपने राज्य अर्थात तक्षशिला यहाँ पर जो अपने कर पड़ा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आचार्य भी था, तो यहाँ पर वो वापस आ रहा था यहाँ से, तभी पाटलिपुत्र के अंतर्गत एक युवक के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। वो युवक कोई और नहीं, हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि धनानंद नामक का एक विलासी शासक था, जो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कौटिल्य जो था वो वापस आ रहा था, तभी एक नए युवक कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिलता है और उसके बाद में वो उसको एक वीरता के रूप में शिक्षा प्रदान करता है, तक्षशिला लेके आ जाता है और यहाँ पर लाकर के एक उसके नेतृत्व में नई सेना का नेतृत्व किया जाता है और वही बाद में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य वंश। क्या नाम है? मौर्य वंश है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इस मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे और उनकी शासन प्रणाली किस तरीके की थी। तो मौर्य वंश के शासकों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सत्ता 322 ईसा पूर्व के अंतर्गत स्थापित की थी, अर्थात ये राजा अभिषेक इसका हुआ था, यहाँ कहने वाला सिंहासन पर बैठा था। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बिंदुओं को जानते हैं, अर्थात सेल्यूकस निकेटर से संधि की, जैसे सेल्यूकस निकेटर से संधि, यह संधि 305 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुई थी। इसी प्रकार साम्राज्य का विस्तार तमिल ग्रंथ भद्रबाहु स्वर्णबेलगोला इन स्थानों के बारे में अपन जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले यही है कि ये मौर्य वंश का संस्थापक था और उत्तरी भारत के अंतर्गत जब ये चाणक्य के नेतृत्व में इसने पूरी तरीके से सत्ता संभालने के बाद भी ये नंद वंश के शासक धनानंद पर आक्रमण करता है और उसको पराजित करके पाटलिपुत्र पर अपना राज सिंहासन धारण कर लेता है। इसके बाद में कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले उत्तरी भारत के अंतर्गत, हालांकि इस समय सिकंदर है, उसने अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को घोषित कर दिया था, क्योंकि सिकंदर पुनः यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करके अपने देश बेबीलोन की तरफ लौट गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तरी यहाँ पर पश्चिमी भूभाग है, उसके ऊपर सेल्यूकस निकेटर का शासन था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो संपूर्ण हिंदुस्तान के ऊपर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर से संधि 305 ईस्वी के अंतर्गत की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया था। कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंधु, ये सारे प्रदेश उसने जीत लिए थे। कहने मतलब इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने, यहाँ पर देखा जाए तो हेरात, कंधार,
हेरात, काबुल, इन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इन पर अधिकार करने के बाद में यहाँ पर जो ये संधि हुई थी, तो ये सारे प्रदेश सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिए थे। दूसरी संधि के अंतर्गत यहाँ बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र और मात्र इस सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, 500 हाथी प्रदान किए थे। इसी प्रकार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बहन हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्या नाम है? हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया। तो इसी तरीके से चौथी शर्त के रूप में यह देखा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था और जिसका नाम है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज नामक राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया। तो इस प्रकार 3 शर्तें सेल्यूकस निकेटर को माननी पड़ी और एक शर्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य। कहने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 500 हाथी दिए, इसके बदले में 3 चीजें है ना, प्रदेश और हेलेन, तीसरी तरफ मेगास्थनीज, ये तीनों चीजें किसके पास आ गई? चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गई थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का जो विस्तार है वो केवल मगध या पाटलिपुत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। कश्मीर के बाद में अपने ये देखा था कि अफगानिस्तान के तीनों प्रदेश जीत लिए और यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र थे वो भी इसने जीत लिए थे। इस सिंधु नदी के आसपास देखा जाए तो इसी यहाँ पर अफगानिस्तान का भूभाग, बलूचिस्तान का प्रांत है, तो उसको भी जीत लिया था। बलूचिस्तान, इस प्रदेश को भी जीतने का प्रयास है वो किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार है वो कहने वाला अफगानिस्तान, सिंधु या पाकिस्तान के सभी जो प्रदेश है इन सब के ऊपर अधिकार करने के साथ साथ कश्मीर, यहाँ पर गंगा घाटी के जो प्रदेश है उनके ऊपर, और इसके बाद बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत के अंतर्गत भी उसने 7 प्रदेश जीत लिए थे। और यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियां उनको भी जीत लिया था, राजस्थान को भी जीत लिया था। कहने वाले इस तरीके से यूं देखा जाए तो यहां से लेकर के ये सारे जो यहां तक प्रदेश है, यहां तक ये जितने भी प्रदेश है इन सभी प्रदेशों के ऊपर अधिकार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो चुका था। अर्थात इतने बड़े प्रदेशों पर अधिकार करने का जो सर्वाधिक कार्य किया वो चंद्रगुप्त मौर्य नामक सम्राट ने ही किया था। तो इतना बड़ा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात हम ये देखें तो बड़े नगरों के रूप में उसमें तक्षशिला भी था, तो इधर पाटलिपुत्र भी था, तो इधर सुवर्णगिरी नाम जो नगर है वो भी इसके अंडर में था। अर्थात इन सभी प्रदेशों के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो चुका था। इसके बाद में कहा जाता है कि मगध के अंतर्गत 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा था और इससे अपनी जनता के आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सका और बुढ़ापे के अंतर्गत भी वो दक्षिण भारत में चला गया था, जहां पर जैन ग्रंथ भद्रबाहु उसके साथ जाता है और उसके प्रभाव में आकर के जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसके कहने पर वो जैन धर्म को अपनाता है और इसके बाद में वो स्वर्ण बेलगोला है जो कर्नाटक का प्रमुख स्थान है और ये स्थान मैसूर के अंतर्गत है। मैसूर अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो मैसूर यहीं पर स्थित है जो वर्तमान के अंतर्गत कर्नाटक का भाग है। तो कहने मतलब मैसूर के आसपास का जो क्षेत्र है उनके वहां पर वो अपना आश्रय स्थान बनाता है, उपवास रखता है और उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देता है। अर्थात इसकी मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान को जीत लिया था। इसके बाद में इसका बेटा है बिंदुसार, वो शासक बनता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अर्थात मौर्य वंश का दूसरा प्रमुख जो राजा होता है वो बिंदुसार है।
बिंदुसार का राज्याभिषेक 298 ईसा पूर्व होता है। इसके भी कई कार्य है। सबसे पहले देखा जाए तो इसकी प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत देखा जाए तो उपाधियों के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से इसने अमित्रोचेट्स सिंसेन की उपाधियां धारण की थी। अमित्रोचेट्स, ये यूनानी लेखकों ने इसको बिंदुसार को अमित्रोचेट्स का है, तो जैन ग्रंथों के अंतर्गत इसको सिंसेन के नाम से जाना गया है। तो इसी के साथ दूसरी बात यहां पर हमें ये दिखाई देती है कि तक्षशिला पर भी विद्रोह हुए। तक्षशिला पर विद्रोह इसी प्रकार राजपूतों को भेजना, तो कहने मतलब बिंदुसार ने इन उपाधियों को ग्रहण करने के बाद में तक्षशिला में इसके शासनकाल के अंतर्गत विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह से निपटने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। लेकिन दूसरी बार उसने अपने दूसरे बेटे सुशील को भेजा। अर्थात इसके शासनकाल में दो विद्रोह थे और दोनों का निपटारा खुद ने नहीं किया बल्कि उसके पुत्रों ने किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो तक्षशिला पर जो विद्रोह हुए थे उन दोनों के अंतर्गत अशोक और सुशील ने अपनी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद बिंदुसार ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो कुछ यूनानी राजदूत भी आए थे, जैसे सीरिया के राजा अर्थात यूनान प्रदेश का जो सीरिया देश है वहां का राजा एंटियोक्स प्रथम था। एंटियोक्स प्रथम ने डायमेक्स नामक व्यक्ति को राजदूत बनाया। डायमेक्स अर्थात राजदूत कौन था? डायमेक्स था। सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम ने डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो दूसरा देखा जाए तो मिस्र का भी एक यहां पर राजदूत आया था। तो मिस्र का राजा था इस समय फिलाडेल्फस और फिलाडेल्फस ने जो राजदूत भेजा था उसका नाम है डायोनीसियस। अर्थात डायोनीसियस और डायमेक्स दो राजदूत किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार के अंतर्गत आए थे और जहां पर उन्होंने बिंदुसार की शासन प्रणाली के बारे में भी लिखा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं किया, लेकिन पिता द्वारा प्रदान किए गए साम्राज्य को सुरक्षित रखने में भी वो काफी कामयाब हुआ था। इसके बाद में यह बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक यहाँ का शासक बनता है।